तो आज चलो पढ़ते हैं बच्चों व्याकरण। व्याकरण क्या है, जिसको ओडिया में बोला जाता है व्याकरण और इंग्लिश में बोला जाता है ग्रामर। तो चलो आज पढ़ते हैं व्याकरण। तो व्याकरण का मतलब क्या है पहले वो पढ़ते हैं। तो पहला है परिभाषा यानी डेफिनेशन। परिभाषा यानी डेफिनेशन। तो व्याकरण का डेफिनेशन क्या है? व्याकरण का डेफिनेशन क्या है? किसी भी भाषा के शुद्ध रूप से बोलने और लिखने की विधि को व्याकरण कहते हैं। किसी भी भाषा के शुद्ध रूप से बोलने और लिखने की विधि को व्याकरण कहते हैं। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी भी भाषा के शुद्ध रूप से बोलने और लिखने की विधि को व्याकरण कहते हैं। इसका अर्थ क्या है ना, किसी भी भाषा कितने प्रकार? तीन प्रकार ना, कौन ना मौखिक, लिखित और गोटे है से कौन सांकेतिक। तो भाषा क्या है ना, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों या विचारों को बोलकर, लिखकर, पढ़कर या सुनकर उसको प्रकट करता हो, उसको कहते हैं भाषा। तो किसी भी भाषा के शुद्ध रूप से बोलने और लिखने की विधि मन लेखिया और कहर प्रणाली को कौन कहा जाए ना, व्याकरण कहा जाए। तो अब उसका एक उदाहरण देते हैं ना। उदाहरण क्या है व्याकरण का ना? वेद, जो कि बहुत ही पुराने समय से रहा आया है। वेद जो कि है व्याकरण का एक उदाहरण। इसका उत्पत्ति भारत देश में हुआ है। वेद का उत्पत्ति भारत देश में हुआ है। तो अब पढ़ते हैं व्याकरण के भेद। व्याकरण के 4 भेद हैं। व्याकरण के भेद। व्याकरण के भेद, तो व्याकरण के 4 भेद हैं। वो क्या क्या है ना? वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। वर्ण, शब्द, पद और वाक्य, यह है व्याकरण के भेद। यह है व्याकरण के भेद। तो चलो चलते हैं एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला क्या है ना? वर्ण। वर्ण क्या है ना? वर्ण क्या है ना? ध्वनियों के वो मौलिक और सूक्ष्मतम रूप जिन्हें और विभाजित नहीं किया जा सकता, उसको कहते हैं वर्ण। ध्वनियों के वो मौलिक और सूक्ष्मतम रूप, ध्वनियों के मौलिक और सूक्ष्मतम रूप जिन्हें और विभाजित नहीं किया जा सकता। और विभाजित माने अथको आउ डिवाइड करी हबो नहीं, और विभाजित नहीं किया जा सकता, उसको कहते हैं वर्ण। इसको क्या कहते हैं ना? वर्ण। वर्ण क्या है ना? ध्वनियों के वो मौलिक और सूक्ष्मतम रूप। ध्वनि जो ध्वनि गुड़ाक जो पढ़ुँ कि अ आ इ रु रु ए ऐ ओ क ख ग घ म च च, ये सब जो ध्वनि अच्छी, सब जो मौलिक और सूक्ष्मतम रूप अच्छी, से गुड़ा कौन ना आउ ताको विभाजित करहबनी, आउ ताको डिवाइड करहबनी, आउ ताको पार्टीशन करहबनी, तेणु ताको कुआ जाए वर्ण। तो वर्ण कितने प्रकार? वर्ण 3 प्रकार। क्या है वो ना? वर्ण कितने किस्म के हैं ना? वर्ण 3 किस्म के हैं। क्या क्या ना? स्वर वर्ण,
व्यंजन वर्ण और प्लुत वर्ण। प्लुत वर्ण तो स्वर वर्ण क्या है, या फिर प्लुत वर्ण यानी अयोगवा भी हम कह सकते हैं इसको। स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, अयोगवा। स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और अयोगवा। तो वर्ण कितने किस्म के हैं? स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, अयोगवा। तो स्वर वर्ण की क्या है ना, स्वर वर्ण क्या है ना, स्वर वर्ण क्या क्या है ना, अ, ई, उ, री, ये क्या है ना, स्वर वर्ण है। व्यंजन वर्ण क्या है? व्यंजन वर्ण क्या है? और अ, आ, ई, ये सब भी हैं ना, अ, आ, ई, रू, ए, ऐ, ये सारे क्या है ना, स्वर व्यंजन, स्वर वर्ण है। और व्यंजन वर्ण क्या है ना, क, ख, ग, घ से लेकर पूरा लास्ट तक। और अयोगवा वर्ण क्या है ना, अयोगवा वर्ण क्या है ना, वो क्या है ना, विसर्ग, बिंदु, चंद्र बिंदु, और ये क्या है ना, ये वाला। तो ये चार ठो है। अयोगवा वर्ण 4 हैं, स्वर वर्ण 11 हैं, व्यंजन वर्ण 33 है। तो कुल मिलाकर इसके कितने हुए ना, 50। कुल मिलाकर वर्ण कितने हैं ना, 50 हैं, जिनमें स्वर वर्ण अ, आ, ई, ए, ऐ, रू ये सब है 11 ठो, व्यंजन वर्ण क, ख, ग, घ 33 ठो है, अयोगवा 4 ठो है। तो ये सब कुल मिलाकर कितने हुए ना, 50 ठो वर्ण हैं। अब चलो चलते हैं स्वर, व्यंजन और अयोगवा के ऊपर। वर्ण में क्या है ना, स्वर वर्ण। स्वर वर्ण कितने हैं ना, 3 प्रकार के हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। फिर आप आओ व्यंजन पर। व्यंजन में वैसे ही क, ख, ग, घ ये सब मिलाकर के 33 है। पर स्वर वर्ण क्या है ना, स्वर वर्ण वो है ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण करने से किसी अन्य वर्ण पर उसकी जरूरत नहीं होती है। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी भी अन्य वर्ण की जरूरत नहीं होती। ऐसे वर्ण यानी जैसे कि ह्रस्व स्वर का एक वर्ण है अ, ई, उ, री, ये सब ह्रस्व स्वर हैं। ह्रस्व स्वर अ, ई, उ, री हैं। तो ये सब क्या है ना, ये ऐसे वर्ण हैं जिनका के उच्चारण के लिए किसी दूसरे अन्य वर्ण पर जिसकी जरूरत नहीं होती है, उसे कहते हैं ह्रस्व स्वर। फिर चलो दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या क्या है ना, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सारे दीर्घ स्वर हैं। ह्रस्व स्वर क्या है अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर क्या है अ, ई, उ, रे, ए, ऐ, ओ, औ, ये सब दीर्घ स्वर हैं। प्लुत से बाकी अन्य जो बचा वो वाला प्लुत स्वर है। फिर अब चलो व्यंजन पर। तो व्यंजन क्या है ना, व्यंजन वो है जो स्वर वर्णों से युक्त आश्रित वर्णों को व्यंजन वर्ण कहते हैं। स्वर वर्णों से युक्त यानी व्यंजन क्या है, स्वर वर्णों से युक्त। जैसे कि का में क्या होगा ना, क प्लस आ, ये स्वर से युक्त है और ये व्यंजन है। जो वर्ण स्वर से ऊपर आश्रित हो या फिर स्वर के ऊपर स्वर वर्णों से युक्त आश्रित वर्णों को व्यंजन वर्ण कहा जाता है।
वर्ण स्वर वर्ण के ऊपर जो आश्रित होता है जो व्यंजन, उसको कहते हैं व्यंजन वर्ण। अब चलो चलते हैं अयोगवा। अयोगवा तो हम लोग जानते हैं 4 ठो होते हैं अयोगवा। जो स्वर हैं वो 11 हैं, जो व्यंजन है वो 33 हैं, और जो अयोगवा हैं वो 4 हैं। तो टोटल कुल मिलाकर ये कितने हुए? टोटल 50। फिर अयोगवा में क्या है ना, ये 4 ठो अयोगवा हैं। तो ये हुए स्वर, व्यंजन और अयोगवा वर्ण। अब चलो चलते हैं ना शब्द की ओर। अब चलो चलते हैं शब्द की ओर। वर्ण आपको समझ में आया होगा आशा करती हूँ, क्योंकि ये हम लोग पढ़े उसका परिभाषा, व्याकरण का परिभाषा, व्याकरण के भेद में से एक पहला है वर्ण, जो कि वर्ण का स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, अयोगवा वर्ण, उसके भेद हैं। फिर स्वर वर्ण के भी 3 ठो भेद हैं, वो क्या है? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। और व्यंजन का कहाँ पर होता है? व्यंजन क, ख, ग, घ, ये सब व्यंजन होते हैं। क, ख, ग, घ, ये सब सारे क्या है ना व्यंजन वर्ण हैं। और अयोगवा 4 ठो हैं। ये 4 ठो क्या है? अयोगवा हैं। तो कुल मिलाकर ये कितने हुए? 50 हुए। इसके स्वर के 11, व्यंजन के 33 और अयोगवा के 4, तो कुल मिलाकर के 50 वर्ण होते हैं। अब चलो चलते हैं शब्द के ऊपर। शब्द क्या है? एक अच्छा प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर कि शब्द क्या है। ना शब्द क्या है, ना शब्द वो है जो वर्णों के सार्थक मेल को, वर्णों के सार्थक समूह या मेल को शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं यानी वर्ड्स। इसको क्या बोलते हैं? वर्ड्स। वर्ण को क्या कहते हैं? लेटर्स। तो लेटर्स का जो वर्णों का जो सार्थक समूह, यानी वर्णों के जो मेल को, यानी लेटर्स का जो लेटर्स जोड़कर जो एक वर्ड बनता है, उसको कहते हैं वर्ड। लेटर्स के सार्थक समूह या मेल को शब्द कहते हैं। जैसे कि उदाहरण दिया गया है राम। तो र एक शब्द वर्ण है, आ एक वर्ण है, प्लस म एक वर्ण है। तो ये क्या बना? र एक वर्ण है, आ एक वर्ण है और म एक वर्ण है, तो ये क्या बना? राम। तो राम क्या बना? एक शब्द। तो यहाँ पर वर्णों के जो सार्थक समूह हुआ, ये सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। फिर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या क्या है ना? विकारी शब्द क्या क्या है ना? विकारी शब्द भी 4 प्रकार के हैं। क्या है वो? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और ये क्या है? और ये क्या है ना? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और एक विशेषण। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एक एडजेक्टिव। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, ये 4 क्या है? विकारी शब्द हैं। और अविकारी शब्द क्या है ना? क्रिया विशेषण, ये भी 4 प्रकार के हैं। क्रिया विशेषण ये क्या है ना? संबंध बोधक, फिर समुच्चय बोधक,
फिर ये क्या है ना, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये हैं 4 अविकारी शब्द। तो शब्द कितने प्रकार के हैं? विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द कितने हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये 4 प्रकार के विकारी शब्द हैं। और अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो ये हुआ शब्द के ऊपर। अब चलो पद के ऊपर, अब चलो पद के ऊपर, अब चलो पद के ऊपर। तो पद क्या है? पद का परिभाषा क्या है? जब किसी सार्थक शब्द का प्रयोग वाक्य में होता है तो उसे पद कहते हैं। जब किसी सार्थक शब्द का प्रयोग, सार्थक शब्द यानी जैसे सीता, राम, ये सब सार्थक शब्द हैं। कोई एक वस्तु का नाम लो या फिर कोई भी एक शब्द का नाम जो कि सार्थक हो, जो कि सुनने में मीनिंगफुल हो, तो वो क्या हुआ ना, वो सार्थक शब्द हुआ। तो सार्थक शब्दों का प्रयोग जब वाक्य में होता है तो उसे पद कहते हैं। सार्थक शब्द, सार्थक शब्दों का प्रयोग वाक्य में हो तो उसे पद कहते हैं। सार्थक शब्दों का प्रयोग वाक्य में हो तो उसे पद कहते हैं। जैसे कि उदाहरण, सीता, उदाहरण क्या एक देते हैं, उदाहरण नहीं एग्जाम्पल। उदाहरण क्या है? सीता गाती है, सीता गाती है। तो ये क्या है? सीता गाती है। सीता क्या हुआ? एक लड़की है, सीता लिंग में जाता है तो ये स्त्रीलिंग हुआ। सीता क्या हुआ ना, एक सार्थक शब्द हुआ। गाती, ये भी एक सार्थक शब्द हुआ और है भी एक सार्थक है। तो ये जब सार्थक शब्द जब मिल जाते हैं, जब प्रयोग होता है, एक वाक्य बनता है, एक सार्थक वाक्य बनता है, मीनिंगफुल वाक्य, जिसको कि हम बोलते हैं इसको ना पद। तो पद के भेद कितने हैं? पद 5 प्रकार के होते हैं। पद 5 प्रकार के होते हैं। क्या क्या ना? पद 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और एक है अव्यय, और एक है अव्यय। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय मिलकर क्या बने? पद। ये पद के 5 भेद हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, ये पांचों क्या है ना, पद के भेद हैं। अब चलो चलते हैं वाक्य की ओर। किसकी ओर ना? वाक्य की ओर। आशा करती हूँ बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा वर्ण क्या है, शब्द क्या है, पद क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या ना, वाक्य। वाक्य क्या है ना? सार्थक शब्दों के समूह को, सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य कहते हैं। यानी इसका अर्थ क्या है न? सार्थक शब्दों के समूह को, यानी शब्दों के समूह या फिर शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। यानी शब्दों, यानी क्या हुआ, इधर सीता एक शब्द हुआ, सीता जा रही है, तो सीता क्या हुआ? सीता एक शब्द हुआ, जा एक शब्द हुआ, रही एक शब्द हुआ, है एक शब्द हुआ। तो ये 4 जब शब्द जब मिल गए तो ये क्या बन गया? एक वाक्य बन गया। क्या बन गया? एक वाक्य बन गया। सीता जा रही है, सीता जा रही है। तो शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। ये शब्दों का समूह हुआ, इसको क्या बोलते हैं? वाक्य कहते हैं। तो वाक्य को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं ना? सेंटेंस।
वाक्य को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं ना, सेंटेंस। तो सेंटेंस कैसे बनता है, शब्दों के समूह से बनता है, यानी वर्ड्स, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, यानी ये शब्दों का समूह यानी कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। जब सब शब्द मिल जाते हैं तो वो बनता है वाक्य। जब सब शब्द मिल जाते हैं वो बनता है वाक्य। जैसे सीता एक शब्द है, जा एक शब्द है, रही एक शब्द है एक शब्द है। तो इस जब पांचों जब मिल गए, ये चारों, सीता जा रही है, ये चारों शब्द जब मिल गए तब ये क्या बना, एक वाक्य बना। अब चलते हैं वाक्य के भेद के बारे में। वाक्य के भेद के बारे में, वाक्य के कितने भेद, वाक्य कितने प्रकार के हैं? वाक्य 3 प्रकार के हैं। क्या है वो ना, साधारण वाक्य, साधारण वाक्य यानी सिंपल सेंटेंस, यानी सिंपल सेंटेंस। फिर संयुक्त वाक्य यानी संयुक्त वाक्य यानी कंपाउंड सेंटेंस, और एक है मिश्रित वाक्य, इसको कहते हैं मिक्स्ड सेंटेंस। इसको कि क्या बोलते हैं, मिक्स्ड सेंटेंस। तो साधारण वाक्य यानी सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस में एक दिया गया सीता जा रही है, एक सिंपल सेंटेंस है। संयुक्त वाक्य में, कंपाउंड सेंटेंस में कैसा होगा, सीता जा रही है, जिसमें उपवाक्य भी होगा, सीता गाड़ी में जा रही है। तो सीता गाड़ी, पहले लगा सीता जा रही है, सीता जा रही है, सीता गाड़ी में जा रही है, सीता बाजार जा रही है गाड़ी में। तो ये जो उपवाक्य जो बन गया, तो ये क्या बन गया, एक संयुक्त वाक्य। और मिश्रित वाक्य क्या है, जो उपवाक्य प्रधान वाक्य पर डिपेंड हो, जैसे कि राम, जैसे कि मिश्रित वाक्य क्या है ना, जिसमें उपवाक्य प्रधान वाक्य पर डिपेंड हो, प्रधान वाक्य पर आश्रित हो, डिपेंड आश्रित हो, उसे कहते हैं मिश्रित वाक्य। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। साधारण वाक्य आप समझिए, संयुक्त वाक्य समझिए और मिश्रित वाक्य समझिए। साधारण वाक्य यानी सिंपल सेंटेंस, संयुक्त वाक्य यानी कंपाउंड सेंटेंस, जिसमें उपवाक्य हो और प्रधान वाक्य भी हो, जिसमें सारे उपवाक्य हो पर प्रधान वाक्य पर कोई भी आश्रित ना हो। और मिश्रित वाक्य क्या है, जिसमें उपवाक्य हो जो कि प्रधान वाक्य पर आश्रित हो, उसको कहते हैं मिश्रित वाक्य। तो वाक्य कितने प्रकार के, साधारण, संयुक्त, मिश्रित। वाक्य 3 प्रकार के हैं। और वाक्य का परिभाषा तो आप जानते ही हैं। तो ये बन गया हमारा बेसिक्स। ग्रामर में क्या है ना, परिभाषा, व्याकरण के भेद, व्याकरण के भेद के सारे भेदों के भेद, ये सारे हो गए। आशा करती हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा व्याकरण का बेसिक्स। व्याकरण अवश्य पढ़े, जो कि है अध्याय 1। अध्याय 1 है व्याकरण अवश्य पढ़ें। यानी व्याकरण जब हम लोग पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। व्याकरण का सही उपयोग कहाँ पर करना चाहिए और उसका सदुपयोग कहाँ पर करने से व्याकरण का सही मतलब निकलेगा, ये सबको आपको समझ में आना चाहिए। तो व्याकरण का कुछ नियम होते हैं, जैसे कि निम्नलिखित बातों पर ध्यान दें। तो पहला क्या है, ह्रस्व स्वर और उनकी मात्रा का लघु उच्चारण करें। ह्रस्व स्वर मैंने बताया था, अ, ई, उ, री, ये सारे ह्रस्व स्वर हैं। तो ह्रस्व स्वर और उनकी मात्रा का लघु उच्चारण करें। उनका जो मात्राएं जो हैं ह्रस्व स्वर के, उनके लघु उच्चारण करना है। लेकिन दीर्घ स्वर और उनकी मात्राओं का उच्चारण लंबा करें अथवा बल लगाकर करें। दीर्घ स्वर का जो दीर्घ स्वर जो है वो क्या क्या है, अ, ई, ए, ओ, औ, ये सब क्या है ना, दीर्घ स्वर है। इनके जो मात्राएं हैं उनका उच्चारण क्या करें ना, थोड़ा सा बल लगाकर, थोड़ा सा स्ट्रेस लगा करके उसको करना चाहिए। लिखते समय शब्दों के रूप को ठीक से देखें। जब हम लोग लिख रहे हैं, जब कोई शब्द हम लोग लिख रहे हैं, उस पर हम लोगों को उसको ठीक से ध्यान में रखना चाहिए। उसे याद रखें और सही मात्रा लगाकर लिखें।
उसे याद करके रखें उसका उदाहरण और उसका शब्दों का जो शब्दों के रूप के जो को ठीक से देखें, शब्दों के जो रूप जो हैं उनको ठीक से देख करके उनको याद रख के और उनकी सही मात्रा लगा करके लिखना चाहिए। ऊपरी नज़र से शब्द की वर्तनी को देखने से भूलें होती हैं। ऊपरी नज़र से शब्द की वर्तनी, ऊपरी नज़र से अगर हम लोग देखेंगे ऊपर ही ऊपर वो सब सारे शब्द देखेंगे तो वो उसके वर्तनी में क्या होता है ना, वर्तनी को देखने से भूली होती है, यानी बहुत सारा गलत निकलता है। अतः सावधान रहें, इसलिए सावधान रह करके हमें उसके शब्दों के रूप के ऊपर ध्यान से ठीक से देखें। नंबर 3, हिंदी में री का उच्चारण री होता है, ओडिया की तरह रू नहीं होता। तो हम लोग जब री बोलते हैं तो उसको जब हम लोग हिंदी में जब हम लोग इसको क्या बोलते हैं, री बोलते हैं, यानी इसका उच्चारण क्या होगा, री होगा, ना कि ओडिया की तरह रू होगा, ना कि ओडिया की तरह रू होगा। ये ओडिया में है, ये गलत है पर ये सही है। री हिंदी में होता है और रू ओडिया में होता है। ओडिया में रू होता है और हिंदी में री होता है। ओके, तो ये सही है। री को हम लोग री करके बुलाते हैं, ना कि रू करके बुलाते हैं। ए और औ का उच्चारण मूल स्वर की तरह होता है, औई औ ओ की तरह संयुक्त स्वर की तरह नहीं। यानी ए और औ को हम लोग कैसा बुलाते हैं, ए ऑय, ऑय को हम लोग ऐसे बुलाते हैं और औ को कैसे बुलाते हैं, औ ऐसे बुलाते हैं। तो ये हिंदी में हम लोग इस तरह से बुलाते हैं। तो ये सब के ऊपर थोड़ा थोड़ा ध्यान देना चाहिए। फिर 4 नंबर क्या है, हिंदी में ज और य 2 ध्वनियाँ हैं, इनका उच्चारण सीखें। ओडिया की तरह हिंदी में एक और य ध्वनि नहीं है, यानी हम लोग जो हिंदी में जो बुलाते हैं ज और य, ये जो 2 ध्वनियाँ हैं इनका उच्चारण ठीक से करें, सीखें। ओडिया की तरह हिंदी में एक और य ध्वनि नहीं है, तो ओडिया में इसको हम लोग ओडिया में ये जो ज और य को ठीक से हम लोग हिंदी में बुलाएं, ठीक से हिंदी में हम लोग बुलाएं, ना कि ओडिया की तरह बुलाएं। जैसे कि रू को हम लोग बुलाते हैं, जैसे कि री को हम लोग हिंदी में री बुलाते हैं पर ओडिया में उसको रू बुलाते हैं, तो रू नहीं होना चाहिए, री होना चाहिए। हिंदी में अ और ओ न होना चाहिए, ज और य होना चाहिए, ना कि कुछ अलग शब्द अलग ध्वनि होना चाहिए। फिर 5 नंबर क्या है, हिंदी में ओडिया वाली ध्वनि नहीं है, सब ल है। हिंदी में जो ओडिया वाली ध्वनियाँ कुछ नहीं होती है, वो ल होता है। ल क्या होता है ना, हिंदी में होता है, ना कि ओडिया में इस तरह से होता है। ये गलत है, ये ल है, ये हिंदी में बोला जाता है। फिर 6 नंबर क्या है, 7 नंबर, यह जान लें कि हिंदी में स तालव्य है और श वर्चस्य। तो स जो ये जो स है हिंदी में, ये क्या है, तालव्य स है, और ये जो स है ये क्या है ना, वर्चस्य है, वर्चस्य है, और ये तालव्य से है, तालव्य है। ये तालव्य स है, ये वर्चस्य स है। हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं स। ये जो 100 टका में कौन को दंते स, ये जो 100 टका ओडिया रे कौन को दंते स, पर ये हिंदी में हम लोग इसको वर्चस्य स बोलते हैं, और ये स को तालव्य स बोलते हैं। फिर 8वां नंबर, हिंदी में शब्द के अंत का अ उच्चारण नहीं होता, हलंत उच्चारण होता है, जैसे कलम, कलम। हिंदी में हम लोग ओडिया में हम लोग क्या बोलते हैं, राम को राम, पर ओडिया हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, राम। तो यहाँ पर हलंत लग जाता है, यहाँ पर हलंत लग जाता है हिंदी में, पर ओडिया में हम लोग उसको हलंत नहीं लगाते, बल्कि एक वर्ण जोड़ देते हैं अ करके या आ करके। फिर 9 नंबर, प्रत्येक भाषा का अपना एक लहजा होता है, यह शब्द और वाक्य दोनों स्तरों पर होता है। रेडियो टेलीविज़न का कार्यक्रमों से हिंदी बोलने की शैली सीखने का लाभ उठाइए। प्रत्येक भाषा का अपना एक लहजा होता है।
फिर चाहे वो ओडिया हो या हिंदी हो या तेलुगु हो, संस्कृत हो, तमिल हो, द्रविड़ हो, कुछ भी भाषा हो, वो सब भाषा में क्या होता है ना, सबका एक अलग अलग लहजा होता है, सबका एक अलग अलग तरीका होता है। यह शब्द और वाक्य दोनों स्तरों पर होता है, शब्द में भी यूज़ होता है और वाक्य में भी यूज़ होता है। सबका एक अलग अलग शैली होता है, अलग अलग लहजा होता है, अलग अलग बोलने का एक तरीका होता है। रेडियो टेलीविज़न के कार्यक्रमों से हिंदी बोलने और शैली सीखने का लाभ उठाइए। हिंदी और जो हिंदी का जो बोलने और लिखने की जो सीखने की जो शैली होती है, सीखने की जो प्रणाली होती है, हाँ, उसको कहाँ से सीखनी चाहिए? हमें रेडियो टेलीविज़न से सीखनी चाहिए। 10वां नंबर क्या है ना, हिंदी बोलते समय वक्ता या कहने वाला कभी दीर्घ मात्राओं पर बल देता है तो कभी किसी शब्द पर। इसे बलाघात कहते हैं। जैसे राष्ट्रपति शब्द का उच्चारण करते समय रा पर बल पड़ता है। तो इन सब सारी बातों पर ध्यान रखना चाहिए कि राष्ट्रपति बोलते समय हमें किस शब्द पर, किस ध्वनि पर ज़्यादा बल पड़ता है और किस वर्ण पर हल्का स्ट्रेस पड़ता है, हल्का बल पड़ता है। इन सब बातों पर ध्यान देकर करना चाहिए। आशा करती हूँ आपको व्याकरण अवश्य पढ़े, आपको व्याकरण समझ में आया होगा, किस तरह से व्याकरण को पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, रेडियो टेलीविज़न से सीखना चाहिए, और भाषा को किस तरह, व्याकरण को किस तरह से हमें लिखना चाहिए, किस तरह से उसका उच्चारण करना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन करना चाहिए, इन सब के बारे में आपको समझ में आया होगा। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।